जापान में पोस्टेड एक चाइनीज कंसल जनरल अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करते हैं, मतलब पोस्ट डालते हैं कि जो सर उठेंगे काट दिए जाएंगे। और ये स्टेटमेंट आता है आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ जापानीज प्राइम मिनिस्टर इन जापानीज डाइट, यानी कि जापानीज जो पार्लियामेंट है वहां पर इनकी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर ताइवान पर कोई हमला होता है तो वो सीधे सीधे जापान के सर्वाइवल की बात होगी और जापान वहां पर कलेक्टिव डिफेंस में एक्शन लेगा। तो सीधे सीधे कह दिया कि अगर ताइवान पर कुछ एक्टिविटी करने की सोची तो फुल फ्लेज वॉर होगा। ये वही जापान है जो जनरली पैसिफिस्ट माना जाता है, लेकिन आज जापान बदल रहा है। जापान मिलिट्रिज्म की तरफ जा रहा है। जापान कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें कहा गया कि तुम वॉर क्रिमिनल हो, हम उस इमेज को शेड कर रहे हैं। हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जो जिम्मेदारी हम पर थोपी गई हम उसको छोड़ रहे हैं। मतलब दे आर प्राउड ऑफ देम, क्योंकि जीतने वाला जो है ना वो अपने हिसाब से इतिहास लिखता है। तो अभी चल क्या रहा है ये देखिए, डेवलपमेंट्स क्या है। ये तो ताइवान को लेकर हुआ, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया कि ताइवान पर अगर कुछ बात आई तो हमारे सर्वाइवल की बात होगी। जरा ज्योग्राफी देखिए, इसके बाद फिर इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स और अभी जो पैसिफिक वॉर का सिनेरियो है 2025 के जो डेवलपमेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, यूके क्या कर रहा है, इंडिया की इसमें क्या पोजीशन है, तब जाकर आपको पता लगेगा कि ग्रेट पैसिफिक वॉर है क्या। ये है जापान और यहां पर है ताइवान। ये जो बीच में आप टापू देख रहे हैं, आइलैंड्स देख रहे हैं, जापानीज आइलैंड है। तो अगर ताइवान जाता है फुल फ्लैज चाइना के पास तो ऐसे में चाइना ईस्ट चाइना सी में अपने आप को स्ट्रांग कर लेगा। ऑलरेडी जो आपका साउथ चाइना सी है जहां से करीब 80% से ज्यादा व्यापार होता है साउथ कोरिया का भी और टोक्यो यानी कि जापान का भी, तो ऐसे में चाइना हो सकता है उसको अंडरमाइन करे, क्योंकि चाइनीज कंट्रोल्ड अगर ये वाटर्स हो गए तो जापान पर सीधा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जापान और यूएसए एक साथ, चाइना और रशिया एक साथ। इस राइवलरी में जापान को अगर आगे के नुकसान से बचना है तो ताइवान की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना होगा। एक एंगल तो ये हो गया। अब ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया, जैसे ही इनके डिप्लोमेट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो एवरीवन सरप्राइज्ड कि भाई तुम जापान में हो कि ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो जापानीज प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो इन्होंने नाम नहीं लिखा था, लेकिन एक्चुअली 1930 में एक ये वॉर सॉन्ग होता था जो चाइना में पॉपुलर था अगेंस्ट जापान। तो उसकी लाइन थी कि जो सर उठेंगे काट दिए जाएंगे, और जापानीज के लिए था। उन्होंने खैर अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बाद सिचुएशन और एस्केलेट होती जा रही है। जैसे चाइना ने कहा कि जो हमारे चाइनीज टूरिस्ट जा रहे हैं जापान में वो ना जाए। 80% जो बुकिंग्स है वो कैंसिल हो गई हैं, 80% बुकिंग्स। तो रातों रात 2.2 ट्रिलियन येन का नुकसान हो गया जापान को। तो दोनों तरफ से अब ऐसा ही चल रहा है। उधर जापान ने कॉल किया है कि भाई जो आपके एम्बेसडर हैं वो अपोलोजाइज करें, वहां से क्लियर कट अपोलॉजी अभी नहीं मिल रही है। अब इसका लिंक देखते हैं कि यार कॉलोनियल लिंक क्या है। 1895 में ताइवान वाला एरिया जापानीज कॉलोनी होता था, यानी कि यहाँ पर इवन रोड्स, जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन सिस्टम है, ये सब जापानीज कंट्रोल में था। जापानीज अपने कल्चर को वहाँ पर ला रहे थे, इवन जो मैंडेटरी लैंग्वेज है वो जापानीज थी। उस समय ताइवान वाले एरिया में, जिसको हम पहले फॉर्मोसा भी कहते थे, फॉर्मोसा आइलैंड, वहाँ के लोगों में जो एलिट थे वो पढ़ने भी जापान के इंस्टीट्यूशंस में जाते थे। तो एक तरीके से जापान का ही पार्ट बन रहा था। 50 साल तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ, जब हिरोशिमा नागासाकी हुआ, तो भाई ये तो हार गया था जापान। और इसी समय पर 45 से जो 49 का पीरियड था, ये ट्रांजिशन वाला पीरियड था, क्योंकि इस समय पर चाइना में चल रहा था वो सिविल वॉर। जो एक तरफ थे माओ जेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर, और दूसरी तरफ नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर चिंग काई शेक को पुशबैक कर दिया गया और वो फॉर्मोसा आइलैंड पर स्टैब्लिश हो गए। तो यानी कि जो पहले एक जापानीज कॉलोनी थी वो अब चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी, ये चिंग काई शेक की लीडरशिप में, इन्होंने अपने आप को यहां पर स्टैब्लिश कर लिया। ये अपने आप को कह रहे थे आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो पार्ट चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर था उसको कहा गया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो मतलब जापान के हाथ से तो गया। अब जापान में क्या चल रहा था, क्योंकि 45 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ। भाई 45 से लेकर आप 52 और ऑनवर्ड्स जो अर्ली 50s का पीरियड देखोगे तो उसमें यूएस का ही इन्फ्लुएंस था। इवन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें यूएसए की गाइडेंस थी। आर्टिकल 9 में क्लियर कट कह दिया कि जापान तो पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रखेगा, लेकिन मतलब कि कभी भी वॉर करेगा ही नहीं। अब यही वो आर्टिकल 9 है जिसको री इंटरप्रेट किया जा रहा है। इसी के खिलाफ हम देख रहे हैं एक
अल्ट्रा नेशनलिस्ट राइज हो रहा है, कंजर्वेटिव एंगल यानी कि जो राइट विंग है उनके व्यूज अब पॉलिटिकली डोमिनेंट हो रहे हैं जापान में कि भाई ये तो यूएसए ने थोपा था, हमने मान लिया था। जो इंटरनेशनल वॉर ट्राइब्यूनल बनी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, आपको पता है उसमें एक जज थे, जज जस्टिस राधा विनोद पाल, एक इंडियन थे और वो एक डिसेंटिंग वॉइस थे। उन्होंने जापान के फेवर में बात कही थी। उन्होंने कहा कि जापान पर इतने हर्जाने आप लगा रहे हैं, जापान को वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड जो जीतने वाली ताकत है उसने भी तो कितने सारे लोगों को खत्म किया है, हिरोशिमा नागासाकी भी हुआ है, तो जिम्मेदारी केवल जापान की क्यों? और ये भी एक एंगल है इंडिया और जापान के क्लोज रिलेशनशिप का। आज तक हम दोनों के रिलेशन की हिस्ट्री में इस बात को कोट किया जाता है कि एक भारतीय इंटरनेशनल वॉर ट्रिब्यूनल में जापान की बात कर रहा था जो जापान हार चुका था। अब जो तकाइची हैं, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, अब ये क्या कर रही हैं? ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट व्यू रख रही हैं। डिफेंस में इन्होंने कहा कि मैं 2% ऑफ जीडीपी अपने डिफेंस बजट को मतलब लेकर जाऊंगी। जैसे इस साल अगर 2025 की बात करूं, $55 बिलियन का बजट है डिफेंस का, तो एक बड़ा बजट है। इकोनॉमिक और मिलिट्री फ्रंट पर ये मतलब रिवोल्यूशनाइज करना चाह रही हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, रिवोल्यूशनाइज ऐसा समझिए कि जो शिंजो एबे हैं, मतलब उनकी समझ लिए स्पिरिचुअल डॉटर कही जाती है, उनकी प्रोडिजी कही जाती थी, यानी कि उनको अपना गुरु मानती थी। शिंजो एबे के टाइम पर एक वर्ड था एबेनॉमिक्स, यानी कि फिस्कल स्टिमुलस दो, जापान की इकोनॉमी को और स्ट्रांग करो। तो जापान में अभी जो इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है उसके लिए इन्होंने कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे हैं। और चाइना के साथ जो राइवलरी है, ताइवान को लेकर जो मुद्दा बना है, उसमें भी जापान की डोमेस्टिक इकोनॉमी एक कारण है। कैसे? जैसे अगर जापान की इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो इनके जो प्लान है उसको सेनोनॉमिक्स कहा जा रहा है, क्योंकि इनका नाम है सेनो जापानीज भाषा में और तकाइची। अब ये है क्या? एक तो है फिस्कल स्टिमुलस, यानी फिस्कल स्टिमुलस का मतलब है कि भाई आप करीब $90 बिलियन प्लस जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी आपकी इकोनॉमी में, जिससे कि जो अगर पैसा ज़्यादा सर्कुलेट होगा तो भाई साहब डिमांड बढ़ेगी। और देखिए जो वॉर क्रिमिनल्स हैं, जिनको वेस्टर्न पार्ट्स ने वॉर क्रिमिनल्स कहा था, उनके श्राइन में मतलब शी वर्शिप्स, मतलब शी सेइंग कि भाई हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो पोस्ट वॉर गिल्ट, हम उसमें बिलीव नहीं करते। इनका कहना है कि हमें स्ट्रॉन्ग दिखना पड़ेगा। जैसे मार्गरेट थैचर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थी, वो कह रही केवल उनकी इकोनॉमी पॉलिसीज के लिए नहीं, फाकलैंड आइलैंड्स को लेकर जब वॉर हुआ तो उसमें जो उन्होंने स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करी, उनको आयरन लेडी कहा जाता था ब्रिटेन की, तो वैसी इमेज शी वांट्स टू प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक में एक तो फिस्कल स्टिमुलस देना चाह रही हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी और जो गैसोलीन है उस पर सब्सिडी दे रही हैं। तो एक तरीके से लोगों के पास जो नेट एक्सपेंडिचर करने की जो पावर है वो बढ़ जाए, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए। लेकिन बात यह है कि भाई जापानीज इकोनॉमी का मेजर फ्यूल क्या है? वो है हाई टेक्नोलॉजी चिप्स, हाईटेक चिप्स। क्योंकि जो इनकी कंपनी है, चाहे तोशिबा हो, सोनी हो, बाकी हैं, तो उन कंपनीज को इन चिप्स की जरूरत है। और आपको पता है जो ताइवान है, 90% ज्यादा दुनिया की जो हाईटेक चिप्स हैं वो तो वहीं मैन्युफैक्चर होती हैं। तो अगर ताइवान पर पूरा कंट्रोल चाइना का आ गया तो भाई साहब ये केवल एक पॉलिटिकल गैम्बिट नहीं है, ये सीधा सीधा समझ लो कि आप जापानीज इकोनॉमी के सर्वाइवल पर हाथ डाल रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा कि अगर ताइवान पर बात आई तो हमारे सर्वाइवल की बात होगी, तो हमें तो कलेक्टिव डिफेंस में मतलब एक्शन लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है अटैक करना पड़ेगा। तो एक टीएसएमसी का जो एंगल है ना, जो इनकी कंपनी है वो भी है। इसी टीएसएमसी कंपनी ने जापान में भी ये कुमानमोटो ये एक फैब्रिकेशन प्लांट भी ओपन किया है, बट वो एक प्लांट है, वो एक कंपनी, लेकिन अभी भी जो इंपोर्ट है मेजरली वहीं से हो रहा है। तो सप्लाई लाइन जो है उस पर कंट्रोल चाइना का वो डेट्रीमेंटल हो सकता है। प्लस इनका ये जो आइलैंड आप यहां पर देख रहे हैं, योनागुनी आइलैंड, ये ताइवान से मात्र 110 किलोमीटर दूर है। तो अगर ताइवान पूरी तरह इनके कंट्रोल में आया तो ये जो आइलैंड चेन है, ये एक एक करके चाइनीज नेवी अपना स्ट्रेंथ यहां पर बनाएगी, जिससे सीधे सीधे जापान की सोवरेनिटी को खतरा होगा। तो ये भी एंगल है, क्योंकि पता है भाई जो चाइना है वो तो सलामी स्लाइसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, फिर अपने डिस्प्यूट को बढ़ाता है, क्लेम बढ़ाता है, और उसके बाद अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। अब यहां पर ट्रंप का जो इंडो पैसिफिक मिराज है, क्या वो भी एक बड़ा कारण है? यानी ये ट्रंप इंडो पैसिफिक के जो कंसर्न है चाइना के एक्सपेंशन पर अब इतना ध्यान दे नहीं रहे हैं। एग्जांपल, जैसे चाइना के लिए उन्होंने G2 वर्ड का इस्तेमाल किया। बुसान में साउथ कोरिया में जो समिट हुई उसमें उन्होंने चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्योंकि चाइना वाज लाइक झुकेगा नहीं। चाइना ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। तो ऐसे में जो जापान के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो क्या जापान को पूरी तरह यूएसए पर भरोसा करना चाहिए?
तो जापान अब रीलुक कर रहा है अपनी स्ट्रेटजी को कि भाई साहब पूरी तरह भरोसा करके तो यूक्रेन का देखो क्या हश्र हो गया, हम ऐसा नहीं करेंगे। प्लस पिछली कुछ समिट्स को देखो, अगर 2016 से 2020 तक के ट्रंप के कार्यकाल को देखो तो ईस्ट एशिया समिट को उन्होंने मिस किया। G7 में जब इंडो पैसिफिक का मुद्दा है तो उस मुद्दे पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बीच में कट शॉर्ट करके वो चले गए। तो ऐसा यहां पर दिख रहा है। प्लस इंडिया जो इंडो पैसिफिक में एक मेजर पिलर है यूएसए की पॉलिसी में, इंडिया पर वो 25% फिर 25% पेनल्टी ये लगा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए वो प्रेज कर रहे हैं। चाइना के साथ वो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जबकि इंडिया के साथ अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। तो जापान इस सब को भी देख रहा है कि यार इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है वो तो धूमिल होती जा रही है, हमें चाइना के एक्सपेंशन को अपना डायरेक्ट कंसर्न मानकर हमें अपने आप कुछ करना होगा। तो ऐसा लग रहा है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके अब फोर्सफुली साथ आ रहे हैं। इंडिया को भी, इंडिया जापान की रिलेशनशिप की वजह से वो इसमें क्रूशल मान रहा है और यूएसए पर जो डिपेंडेंस है वो थोड़ा वो कम करना चाह रहा है। एक इंडिकेशन तो ये आ रहा है। अब मैं आगे बढ़ूंगा नाउ, तो यहां पर हमें यूएसए का जो डायनेमिक्स है वो थोड़ा शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। लेकिन फिर इसमें एक ये भी एंगल आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूएसए को पता है यार डोमेस्टिक कंपल्शन है, चाइना को इकोनॉमिकली साइडलाइन नहीं कर सकते, एग्रीमेंट तो करना ही था। और इंडिया को लेकर, क्योंकि इंडिया और यूएसए के ट्रेड में ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इंडिया के अगेंस्ट कुछ बातें उन्होंने बोली, जिससे प्रेशर में आकर इंडिया के साथ ट्रेड डील कर लो। लेकिन इंडिया प्रेशर में आने वाला नहीं है। पीछे पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है, एक डिसेप्शन चल रहा है, यानी कि यूएसए चाहता है कि पैसिफिक में वॉर हो, और उस वॉर में वो जापान को मानता है एक स्पीयर, भाला, और खुद को मानता है शील्ड। तो यानी कि जो हमला होगा चाइना पर वो भाले से होगा। तो जो अभी डोमेस्टिक चेंजेस आ रहे हैं जो पॉलिसीज में, चाहे वो डिफेंस की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो एक तरीके से यूएसए उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी एंगल सामने निकल कर आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, ये देखिए, जैसे शिंजो अबे के टाइम पर भी आर्टिकल जो 9A के कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है कि नहीं पैसिफिस्ट रहना है, राइट, वॉर पे नहीं जा सकते, उसको रीइंटरप्रेट करने की कोशिश की गई थी। क्या यूएस ने उसके खिलाफ कुछ कहा? नहीं कहा। तो यानी कि यूएसए 1950s का यूएसए और आज का यूएसए रिगार्डिंग जापान वो चेंज हो रहा है। यानी कि अगर जापान और ज्यादा मिलिटरी स्ट्रांग होता है, चाइना के एंटी जाता है, तो फायदा तो यूएसए का ही है कि भाई अल्टीमेटली चाइना को कंट्रोल करने के लिए ये खुद स्टैंड लेगा। प्लस अगर ये अपने बजट का मतलब जीडीपी का 2% ये डिफेंस पर खर्च करेगा तो उसमें भी यूएसए का फायदा है। काफी सारे हथियार तो यूएसए से खरीदोगे तो यूएसए की इकोनॉमी का फायदा। प्लस जापान की सुरक्षा का जिम्मा अभी तक यूएसए लेता आया था, तो ठीक है, उसका वहां पर खर्चा कम। तो इस डायनेमिक से भी इन्हीं का फायदा है। इस वजह से इन्होंने अलायंस पार्टनरशिप को अपने स्केल किया है। प्लस इंडो पैसिफिक के लिए, स्पेशली पैसिफिक रीजन के लिए इन्होंने अपनी एक ज्वाइंट कमांड भी बनाई है। तो यानी कि जो लेवल ऑफ इंटर ऑपरेटिबिलिटी है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग है, आप 2015 से 2024 तक देखेंगे तो लगातार जापान और यूएसए के बीच में बढ़ी है, राइट। ये अपने आप में एग्जांपल देखिए, ज्वाइंट स्टेटमेंट इनके लीडर्स की, राइट। प्लस यहां पर उन्होंने विजिट किया योकोसुका नेवल बेस। ये एक्चुअली वो नेवल बेस है जहां पर इनका यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज वॉशिंगटन स्टेशनड है, मतलब उसका होम ही समझ लिया यहां है। तो मतलब जापान तो अपने आप में यूएसए का फ्रंटियर है। यहां पर अगर उन्होंने इस नेवल बेस पर अपना प्रोमिनेंट एयरक्राफ्ट कैरियर, समुद्री बेड़ा भी रखा हुआ है, तो उसका मतलब है कि वो चाहेगा कि भाई ये भी प्रोजेक्ट हो कि जापान की मिलिट्री स्ट्रेंथ के पीछे ऑलरेडी यूएसए है। अब यूएसए को क्या चाहिए था ट्रंप के टाइम पे? हमें इन्वेस्टमेंट दे दो। लो जी, इन्वेस्टमेंट $550 बिलियन की, हमारे फार्मर्स की सोयाबीन खरीद लो, लीजिए खरीद ली, शिप बिल्डिंग कोलैबोरेशन कर लो। तो यानी कि जापान चाहता था कि भाई ट्रंप को जो चाहिए वी आर गोइंग टू गिव इन इकोनॉमिक सेंस, बट यहां पर जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, जो वेपन कैटेगरी हमें चाहिए, तो वो हमें मिलती रहनी चाहिए। जब $55 बिलियन का इन्होंने कहा, प्लस जो इनके सबमरीन है 23 सबमरीन, तो उस पर ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स इन्होंने स्टैब्लिश कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि बीजिंग, शंघाई डायरेक्टली आपकी रीच में है। जब भी जैसे क्लियर कट इंडिकेशन शी जिनपिंग ने दिए हैं कि ताइवान का फुल इंटीग्रेशन इज इनएविटेबल। अगर इनएविटेबल होगा तो ऐसे में जापान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि चाइनीज कोस्ट से जैसे इनके नेवल यू कैन से जो एसेट्स हैं वो मूव होंगे, तो डायरेक्टली वो उस कोस्ट पर स्ट्राइक कर सकें, जिससे कि ताइवान को फुल्ली इंटीग्रेट करने को वो रोक सकें। तो ये उनकी प्रायोरिटी है। तो ग्रैंड वॉर में देखिए इनकी इमेजेस क्या शो हो रही हैं। चाइना एम्फीबियस वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है। जैसे कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं, ये एम्फीबियस जो आपके यू कैन से क्राफ्ट्स होते हैं वो हो गए। ये सिविलियन फेरी है, मतलब दिखाने के लिए कि भाई मिलिट्री की नहीं, सिविलियन है, लेकिन इस पर आपको हेलीपैड दिख रहा होगा। ऐसी ये मर्चेंट शिप्स हैं,
आसपास, और ये आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जो आसपास यहाँ पर स्विम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बार बार चाइना ये इंडिकेट करता रहता है थ्रू दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस कि ताइवान जब चाहे ना तो नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से आपको लॉक कर देंगे। तो आपको बचाने वाले जो हैं, जापान हुआ या यूएसए हुआ या ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूके, वो यहाँ आ नहीं पाएंगे। तो उसी के काउंटर में फिर जापान ने भी 2025 में सेवरल मिलिट्री एक्सरसाइज करी हैं। एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने एक्सरसाइज करी विद इन दिस रीजन विद 1500 सोल्जर्स, जिसमें एम्फीबियस वॉरफेयर की इन्होंने एक्सरसाइज करी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि जब आप एम्फीबियस यहां पर हम मिलकर एक्सरसाइज करेंगे तो चाइनीज सबमरीन्स को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलियन सबमरीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 25 में चाइना भी दिखा रहा है हम क्या कर सकते हैं, ये भी दिखा रहे हैं हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब, और टेंशन इनकी एस्केलेट हो ही रही है, और ताइवान को कह रहे हैं कि ये तो आएगा ही आएगा हमारे साथ। तो भाई मतलब अल्टीमेटली सिचुएशन इज हीटिंग अप। जैसे 150 प्लस वेसल्स हैं जो जापान डेप्यूट कर सकता है यहाँ पर, जो ताइवान स्ट्रेट में, ताइवान स्ट्रेट का मतलब है चाइना और ताइवान के बीच का जो समुद्र वाला एरिया है, प्लस इनको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का सपोर्ट तो दे ही रखा है F-35B का, तो उसके थ्रू ये हमला कर सकते हैं। ऑकस को ये यूज करेंगे ऑस्ट्रेलिया एंड यूके की पार्टनरशिप को। अब आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का क्या लेना देना है? भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया का भी 80% ट्रेड इसी एरिया से गुजरता है। तो अगर चाइना ताइवान को पूरी तरह कैप्चर कर लेता है तो सेमीकंडक्टर जो सप्लाई चेन है उसको अगर चाइना ने अपने अंडर कर लिया तो सबको नुकसान है ही। इसके अलावा इस रूट पर अगर चाइना कंट्रोल कर लेता है तो इनको भी नुकसान है, ऑस्ट्रेलिया को, यूके को भी नुकसान है, क्योंकि यूरोपियन ट्रेड जो है और यूके का भी ट्रेड प्रोमिनेंटली उसमें से आपका जो साउथ चाइना सी से होकर जाता है, ईस्ट चाइना सी से होकर जाता है, तो वहां पर भी इनका नुकसान है। तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। अभी यहां पर इनका कोलैबोरेशन दिख रहा है। साउथ कोरिया क्या करेगा जब भाई पैसिफिक में अगर टेंशन बढ़ेगी? साउथ कोरिया हालांकि यहां पर बैलेंस खेलने की कोशिश करता है। साउथ कोरिया डायरेक्टली चाइना और रशिया को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन साउथ कोरिया के लिए जरूरी है यूएसए की अलायंस। तो यानी कि साउथ कोरिया ने ऑलरेडी अपनी मिलिट्री पर बहुत ज्यादा खर्च किया। वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री एसेट्स कंसिडरिंग द पॉपुलेशन साउथ कोरिया के कहे जाते हैं। और क्यों? क्योंकि हालात ही ऐसे हैं भाई, मतलब वो तो न्यूक्लियर मिसाइल्स के अंडर जी रहे हैं, बार बार धमकियां उनको मिलती रहती हैं। 2025 में ही नॉर्थ कोरिया ने दोबारा से ICBM का टेस्ट किया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का, दोबारा से न्यूक्लियर थ्रेट दिए। तो यहाँ पर साउथ कोरिया क्या करेगा? यूएसए के अलायंस का एक्चुअली विश्वास मानते हुए वो जापान के साथ क्लोजनेस शो करेगा, बट फुल फ्लेज वॉर में कितना वो साथ आएगा नो वन कैन से। हाँ, लेकिन यूएसए को सपोर्ट करना पड़ेगा, यूएसए इज गोइंग टू कम। अब ये तो हमने इनकी बात कर ली। चाइना क्या अकेला कन्फ्रंटेशन में आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि इसी पैसिफिक में 2025 में ही चाइना और रशिया ने भी अपनी नेवल एक्सरसाइज करी है, तो वो भी तो एक एंगल है। इंडिया के लिए क्या ऑप्शन है? देखिए, इंडिया इनके लिए क्रूशियल है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वो अपने आप में लाइव एयरक्राफ्ट कैरियर है। मलक्का स्ट्रेट का जो डिलेमा है वो अभी भी जीवंत है चाइना के लिए। चाइना का मेजर ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से होकर जाता है। ये इनके फॉर्मर लीडर हु जिनताओ ने भी कहा था कि इंडिया हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगा, और जब उन्होंने कहा था उसके बाद से अभी तक तो हमने टोटल मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवल एसेट्स जो हैं अंडमान निकोबार में काफी बढ़ा दिए। हमारी तो इंटीग्रेटेड कमांड है, राइट। तो इस एवज में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके अलाइनिंग टुगेदर टू प्रोटेक्ट ताइवान, ये एंगल यहां पर दिख रहा है। रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया ये एक साथ आ रहे हैं, ये एंगल भी यहां पर दिख रहा है। तो अब देखते हैं कन्फ्रंटेशन में क्या होता है। अकॉर्डिंग टू मिलिट्री एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, उनका कहना है कि अगर ये कन्फ्रंटेशन बढ़ा तो 72 घंटों के अंदर ये न्यूक्लियर वॉर में भी तब्दील हो सकता है। तो ऐसे में डीएस्केलेशन ऑफ टेंशन शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड अदर एजेंसीज कि भाई साहब इसको बढ़ने मत दो, 72 घंटों में न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि भाई ताइवान की इंडिपेंडेंस जरूरी है, रूट से भी, क्योंकि वो ईस्ट चाइना सी का रूट जरूरी है, साउथ चाइना सी का रूट जरूरी है, और प्लस सेमीकंडक्टर से भी। आप कितना भी एफर्ट कर लें, जैसे कि यूएसए ने कहा कि हम डबल अप करेंगे अपना सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, तब भी आप ताइवान की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये ग्लोबल इंटरेस्ट में है ताइवान का इंडिपेंडेंस बनाए रखना। क्या कोई मुझे कमेंट में बता सकता है कि अब भारत ने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे हुए हैं ताइवान के साथ? फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब होता है कि हम ताइवान को एक अलग से देश मानते हैं, या फिर भारत ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब होता है कि भाई चाइना एक ही है। एक का मतलब है कि जो PROC और जो ताइवान है वो एक ही देश के अंडर है, एक ही सरकार के अंडर है, बीजिंग।
तो क्या है भारत की ऑफिशियल पॉलिसी, जरा कमेंट में आप बताइएगा। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन यहां से बनता है, एग्जामिन डाइवर्जेंस इन चाइना जापान रिलेशंस एंड हाउ डू दे इंपैक्ट इंडियाज इंटरेस्ट। यहां पर मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा। ख्याल रखिए, कल मिलते हैं आपसे